कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे NMMS परीक्षा 2025 जिसका पेपर आपके 19 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो 19 जनवरी 2025 को जो पेपर होगा आपके NMMS परीक्षा वो कैसा आने वाला है, इससे संबंधित आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपके पेपर जो होगा, दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर जो होता है आपके मानसिक योग्यता का होता है, मेंटल एबिलिटी का, MAT का होता है, और दूसरा आपके सेट का होता है, ठीक है, जिसमें आपकी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा का आपके 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले भाग में भी आपके 90 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे भाग में भी आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। इन 90 क्वेश्चन में आपके 35 प्रश्न साइंस के आते हैं, 35 प्रश्न आपके सोशल साइंस के आते हैं और 20 प्रश्न आपके गणित के आते हैं। तो मैं आपको पूरी ये जो आपकी सामाजिक का, विज्ञान का और गणित का ये पार्ट जो आपको सोल्व कराऊंगा, इसके अलावा आपका जो मेंटल एबिलिटी है उसके भी पेपर्स आपके सोल्व कराऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका जो पेपर कैसा होगा उसकी जानकारी मिल सके। जो विद्यार्थी कक्षा 8 की इस परीक्षा में पास होंगे, कक्षा 8 वाले, तो उन बच्चों को जो हर साल जो 4 सालों तक यानी कि 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति उसमें मिलती है। तो जिन बच्चों का सपना है 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करने का, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कक्षा 9 के विद्यार्थी अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो 9वीं क्लास में बच्चे पढ़े जिन्होंने NMMS का पेपर दिया, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ था और हमने तैयारी की थी। तो ये आपके सामने एक पेपर है, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का, और ये पेपर जो होगा आपके 19 जनवरी को होने वाला है। मैं पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा और जिन जिन बच्चों का सपना है NMMS परीक्षा में आपके 48,000 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आपके साइंस की जो 35 प्रश्न आएंगे वो आपके तो 7वीं क्लास के और 8वीं क्लास के दोनों क्लासों के मिलाकर आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 में से लगभग जो 7-8 प्रश्न आपके 8वीं के होंगे, ये 7वीं के होंगे, और बाकी प्रश्न आपके जो 25 से अधिक प्रश्न आपके 8वीं क्लास के विज्ञान के पूछे जाएंगे। तो आपको 8वीं क्लास के विज्ञान को अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके बोर्ड का पेपर भी अच्छा होगा। और जो बच्चे बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, A ग्रेड लाएंगे, उनको जो सरकार टैबलेट भी देगी। तो जिन बच्चों का टैबलेट लेने का सपना है वो भी जो ये तैयारी भी हो जाएगी, दोनों काम अपना एक साथ हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति क्या होती है? शक्ति का मात्रक वाट होता है और बल का जो मात्रक वो न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल रहता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गतिशील वस्तु है? तो आपको गतिशील वस्तु के बारे में बतानी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है वो गतिशील वस्तु है, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो इसमें आपके जो फ्लाइंग बर्ड है, आपके उड़ता हुआ पक्षी, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये खुद ये नहीं चलते हैं, जैसे टेबल नहीं चलेगी खुद, टीवी नहीं चलेगी खुद, ऐसे अलमारी खुद एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी, इनको ले जाना पड़ता है। लेकिन पक्षी जो अपने आप उड़ जाता है, तो वो मूविंग वाला इसमें आंसर रहेगा। कोई व्यक्ति r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलता है, वो तो आधा रास्ता जो वृत्त का आधा रास्ता तय करता है, तो व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन कितना हो जाएगा? ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है, इसको विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये आधे वृत्त में चलेगा तो ये व्यास के बराबर चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, तो ये 2 इंटू त्रिज्या करेंगे तो इसके व्यास के बराबर आ जाएगा, तो 2r इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जूल। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ये पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। आपको आवर्ती का मात्रक कमेंट करके बताना है, ठीक है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? कमेंट करके बताना है। एक आपको LPG का पूरा नाम पूछा जाता है आपकी इस परीक्षा में। LPG का पूरा नाम क्या होता है? एक आपके CNG का पूरा नाम पूछा जाता है। तो इन दोनों का नाम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो गतिशील वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन दोनों बराबर आएंगे इसमें। नेक्स्ट है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन को लगा समय को क्या कहें? तो उसको अपन आवर्तकाल कहेंगे। समय है तो इसमें आपके टाइम पीरियड हो जाएगा, आवर्तकाल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? तो तड़ित चालक जो होता है वो तांबे का बनाया जाता है। याद रखिए इसको, तड़ित चालक को तांबे से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दीप्त वस्तु नहीं है? दीप्त का मतलब जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है जो चमकता है, तो इनमें से कौन सी चमकता नहीं है? तो देखो, तारे चमकते हैं, सूर्य चमकता है, LED चमकती है, लेकिन आपका जो पुस्तक है वो खुद नहीं चमकती है। अगला प्रश्न आपके कि समतल दर्पण पर अभिलंबित प्रकाश की किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होगा? तो देखो, समतल पे अभिलंबित का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसी पे आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस पे आएगी और इसी पे वापस चली जाएगी। तो कोण कितना हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। तो I बराबर R होगा और ये कितना आएगा? 0 आएगा इसमें। नेक्स्ट है, बाकी इधर से मान लो 30 के कोण पे आ रही है तो वापस जाएगी भी कितने के कोण पे? 30 के कोण पे जाएगी। तो ये 30 कोण होता है, बराबर होता है ये 30 आता है ये। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक पारदर्शी वस्तु है? पारदर्शी मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी? देखो, दफ्ती का टुकड़ा नहीं होगा, धातु की चादर नहीं होगी, दर्पण नहीं होगा, स्वच्छ कागज कांच होगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? स्वच्छ कांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपने, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष का जो मध्य रंग होता है, तो ये इसमें आपके मध्य रंग हो जाएगा इसमें हरा। नेक्स्ट है आपके, निकटदर्शी दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है? तो रेटिना के पहले बन जाता है। निकटदर्शी दोष में रेटिना के सामने, रेटिना के निकट बन जाता है, पहले बन जाता है। और उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो उसके लेंस काम में लेते हैं अपन अवतल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल। निकटदर्शी दोष में निकट की चीज़ तो साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जो एक बार से और काम में लिया जा सकता है? उसको नवीकरणीय कहते हैं। बार बार काम में लेते हैं उसको नवीकरणीय कहा जाता है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। बाकी लकड़ी, डीजल, पेट्रोल ये आपके अनवीकरणीय, एक बार काम लेने के बाद में ये वापस काम नहीं ले सकते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आपने बता दिया होगा कमेंट करके। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसको अपन द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनकी संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में हो जाती है, उसको अपन विद्युत सेल कहते हैं। ये विद्युत मोटर जो होती है, विद्युत मोटर आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और माइक्रोफोन जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्रोमियम ऑक्साइड में मिलाने पर कौन सा कांच निर्मित होता है? तो हरा कांच इसमें निर्मित होता है। पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ठोसों के बीच में लगता है, फिर द्रव में, और सबसे कम लगता है गैस में। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तन का उदाहरण है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होता है? जो रिवर्सेबल चेंज होते हैं, जो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ सकते हैं, तो उसको अपन प्रत्यावर्तन या प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं, या इसको अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये आपके मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, और धूपबत्ती का जलना, सब्जी का पकना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना आपके लेड का अयस्क है। याद करें, गैलेना लेड का अयस्क है। लेड को पीबी से लिखते हैं। अच्छा, आपको कमेंट करके बतानी है कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? प्रश्न आपके पूछा जाता है ये। लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल होता है? तो कमेंट करके बताना है। बॉक्साइट किसका है? तो ये आपके एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट। प्रयोगशाला थर्मामीटर का अधो बिंदु क्या होता है? तो आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो कपास के लिए उपयुक्त तापमान जो रहेगा वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भेड़ों के ऊनों की चिकनाई, धूल, गर्द और निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? उसको अभी मार्जन कहते हैं। ठीक है, इसको स्कोरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि अम्ल और आपके ये क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो ये आपके एक्स क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ये आपके लवण हो जाएगा, एक्स आपके लवण होगा। तो लवण का सूत्र क्या है? NaCl है। सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है। जबकि HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आपको कमेंट करके बताना कि अम्लों का राजा किसको कहते हैं? अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? कमेंट करके आपको आंसर बताना है। पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, इसके मिश्रण से बना होता है ये फ्लिंट कांच बनता है। इन तीनों के मिश्रण से कौन सा कांच बनता है? फ्लिंट कांच बनता है। फिर जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जो BC है वो आपके जल में घुलनशील है, B और C। तो B आपके इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरे पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, ये बताना कमेंट करके कि पौधों को जो पत्तियों का रंग हरा होता है उसका कारण क्या है? पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? और अपने खून का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? मनुष्य का जो रक्त है उसका रंग लाल क्यों होता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। पक्षियों में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है आपके यूरिक अम्ल। अपुष्पी पौधा कौन सा है? तो फर्न होगा, मॉस, फर्न, ये आपके अपुष्पी पादप के उदाहरण हैं। मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आपके अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो एक लिंगी पुष्प इसमें पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जंतु है? तो बहुकोशिकीय जंतु कौन सा हो जाएगा? मछली हो जाएगा। बाकी अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, यह आपका एक कोशिकीय जीव होते हैं। और मछली जो होती है इसमें बाह्य जनन पाया जाता है। मछली में, मेंढक में, स्टारफिश में, मछली में एक, मेंढक में एक, स्टारफिश में, इनमें जो जनन प्रक्रिया होती है मादा के शरीर के बाहर होती है। तो स्टारफिश याद कर लेना, एक तो एक मछली याद कर लेना, एक मेंढक याद कर लेना। इन्हें बाह्य जनन पाया जाता है। बाकी मनुष्य में इन सभी में आंतरिक जनन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है,
फलों का राजा किसको कहते हैं, कमेंट करके बताना। देखिए फलों का राजा किसको कहते हैं, एक दालों का राजा किसको कहते हैं, फलों का राजा और दालों का राजा किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना। देखिए पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय के विकसित होकर क्या बनता है, फल बनता है। नेक्स्ट है आपके एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो अभी आया था। अच्छा कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ये तीनों तो एक कोशिकीय है, लेकिन केंचुआ जो है आपके एक कोशिकीय नहीं है। ये आपके बाह्य जनन पाया जाता है इसमें, इसको किसान मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो अब आपके जो क्वेश्चन है वो एसएसटी के क्वेश्चन है। तो एसएसटी के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इनकी आपको अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और मैं 19 जनवरी का जो पेपर होगा उसके लिए आपको शानदार तैयारी पे करवाने वाला हूँ। आपका सपना है कि आपको जो 48,000 की छात्रवृत्ति मिले, तो चैनल के साथ बने रहें, अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट उपलब्ध है, तो आप लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो के नीचे, और आप वहाँ से टेस्ट जरूर दें, वहाँ पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। किन किन बच्चों का सपना है टैबलेट प्राप्त करने का, 8वीं क्लास में A ग्रेड बनने का, और ये 48,000 की छात्रवृत्ति लेने का, कमेंट करके बताना, ताकि उनका जो अलग से तैयारी और ज़्यादा करवाई सके। और सभी बच्चों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और 8वीं के पेपर आपके कैसे हुए कमेंट करके बताना, और सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।